हाँ, क्लास 10th इकोनॉमी अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तीसरा चैप्टर है। वेरी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि इन्हीं में से आ जाने चाहिए, बस इनको ढंग से पढ़ लेना, फिर एग्जाम टाइम में और देख लेंगे अपन, पहले इनको पढ़ा जाए। चैप्टर तीसरा थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि इसमें बड़े क्वेश्चन आने के भी चांस है। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मुद्रा और साख यानी मनी एंड क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर ढंग से तैयारी कर लेते हैं। तो देखो दोनों मीडियम के अंदर है। पहला है कि भारत में करेंसी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है, आप सबको पता है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है, मतलब मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या, आप सबको पता है कागजी मुद्रा भी चलती है हमारे, चेक भी चलते हैं और बैंकों में पैसा डिपॉजिट भी कराया जाता है। ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त सभी जो हैं हमारे मॉडर्न करेंसी के पार्ट हैं, ठीक है। आगे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है भाई, यानी जो रूरल एरिया है वहाँ पर बेसिकली लोग लोन क्यों लेते हैं, तो सीधी सी बात है फसल उद्योगों के लिए, फॉर क्रॉप इंडस्ट्री, उनको खेती बाड़ी करनी है इसलिए किसान जो लोग हैं वो पैसा लेते हैं, बाकी उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली संस्था कौन सी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने जानबूझ के लिखी है ये। अनौपचारिक क्षेत्र है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑब्जेक्टिव लैंडलॉर्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, क्योंकि वो अनौपचारिक इनफॉर्मल है, ना तो आरबीआई ध्यान रखेगी, ना राज्य स्टेट गवर्नमेंट ध्यान रखेगी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान रखेगी, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है ना। तो मतलब सीखने को क्या मिला कि अनौपचारिक सेक्टर है, कोई पाबंदी नहीं है, वो मनमर्जी से लैंडलॉर्ड होते हैं ना जो मतलब पता नहीं कितने सैकड़े ब्याज पर पैसा देते हैं, वो लोग हैं अनौपचारिक सेक्टर। अभी पढ़ेंगे फिर लास्ट क्वेश्चन यही लूंगा, औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र, है ना। फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, आगे देख लेंगे, लेकिन अभी ये समझना है इसका मतलब ये है मामला कुछ प्राइवेट है, ये कुछ भी कोई गारंटी नहीं है, कोई इस पर पाबंदी रखने वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोत, अब ये औपचारिक आ गया, ये फॉर्मल है, ये फॉर्मल सोर्स है। अब इसमें बेसिकली भारतीय रिजर्व बैंक ध्यान रखती है, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ध्यान रखती है, इट मीन्स अच्छा सेक्टर है। आप जबरदस्ती किसी को हड़प नहीं सकते, जबरदस्ती अपनी मनमर्जी से ब्याज के इंटरेस्ट के रेट लगा नहीं सकते। भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते, किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है कि करेंसी नोट्स आर इशूड इन इंडिया बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है ना। अगला है आजकल भारत में बैंक जमा को कितने प्रतिशत हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। बैंक जमा का लगभग 15% अपने पास में हिस्सा रखती है, पूरा का पूरा लोन नहीं देती है, पूरा का पूरा पैसा आपको नहीं देती है, 15% अपने पास रखती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। नाउ व्हाट परसेंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स इन इंडिया आर केप्ट इन फॉर्म ऑफ कैश, कैश में रखती है, ठीक है ना। मतलब कि आजकल भारत बैंक जमा जितने भी उसका 15% नकद के रूप में रखती है, कहने का मतलब ये है। बैंक में जमा करता वे लोग हैं, बैंक में जमा करता मतलब जो डिपॉजिटर्स है वो कौन कौन होते हैं, जो बैंक से ऋण लेते हैं, बैंक के कर्मचारी, बैंक के मैनेजर, बैंक से ऋण बैंक से ऋण, ये तो क्या दोनों सेम ही हो गया, ए और ये तो सेम ही हो गया। बैंक से ऋण लेते हैं वो जमा करता, बैंक में कौन होते हैं जो बैंक से ऋण लेते हैं वो जमा करता होते हैं, वो जमा कराने वाले लोग होते हैं, सीधी सी बात है ना। यानी कि टेक लोन फ्रॉम द बैंक, जो बैंक से ऋण लेते हैं वो बैंक में जमा करता वे लोग होते हैं जो बैंक से ऋण लेते हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। अगला, जमाकर्ता बैंक से पाते हैं अपने धन का ब्याज, भाई सीधी सी बात है, डिपॉजिटर जो है वो पैसा कहाँ जमा कराते हैं, बैंक में, बैंक उनको कुछ ब्याज देती है, सीधी सी बात है। बैंक के कर्जदार वे लोग हैं, बैंक के कर्जदार कौन है, बैंक में धन जमा कराने वाले बैंक के कर्जदार हैं, बैंक से लिया ऋण उठाते हैं तो भी कर्जदार है, बैंक से लिए ऋण पर ब्याज देते हैं, ये सभी के सभी बैंक के कर्जदार लोग होते हैं। उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैंक बोरोअर्स होते हैं, डिपॉजिट मनी इन द बैंक, रिटर्न द लोन टेकन फ्रॉम द बैंक और पे इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, ये तीनों ही होते हैं, ठीक है ना। बैंक, अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक के पास पैसा आता कहाँ से है, बैंक की आय का स्रोत क्या है, द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक इज, एक ही है, कर्जदार से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर। कर्जदार का मतलब है भाई जैसे बैंक से किसी ने लोन लिया तो वो कर्जदार हो गया, तो उसके बदले में बैंक उसे क्या लेगी, ब्याज। तो कर्जदार से जो ब्याज आता है एक तो वो,
प्लस जमा, अब खुद के पास में भी तो पैसा रोक रखा है लोगों का, तो इसको भी लोगों को पैसा देना पड़ता है। समझ में आ गई? तो उन दोनों का अंतर, सपोज ऐसा मान लो कि बैंक के पास में ए नाम का कोई आदमी था, इसने वो पैसा लेके गया, तो इसने ब्याज जमा करा, ब्याज आ रहा है इसकी तरफ से बैंक के पास में 100 रुपये, और दूसरा कोई व्यक्ति है जिसने अपना पैसा उस बैंक में जमा करा रखा है, तो उसको उल्टा वापस बैंक वाले उसको पैसा दे रहे हैं, सपोज 50 रुपये दिए, तो कुल मिला के माइनस किया तो 50 रुपये की सेविंग है बैंक के पास में, क्योंकि 100 रुपये तो उसके ब्याज के आ रहे हैं, 50 वापस जा भी रहे हैं। तो दोनों का बीच का जो अंतर होता है बेसिकली वो क्या है, वो बैंक की आय का स्रोत है। बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, जमा कराने वाले को ये ब्याज देगी और जो इससे लोन लेगा उससे ब्याज लेगी, दोनों की आमदनी का माइनस कर देंगे, जो अंतर होगा वो बैंक का होगा। ठीक है ना? द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट टेकन फ्रॉम बोरोवर्स एंड द इंटरेस्ट गिवन टू डिपॉजिटर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो अपने MCQs तो खत्म होंगे, फिल द ब्लैंक से 2-4 मैं आगे खाली जगह भी ले लूंगा। पहले अपन 1-2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं कि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम क्या होता है कि जब वस्तुओं का लेन देन बिना मुद्रा के प्रयोग से आपस में ही हो जाता था, ऐसी व्यवस्था को वस्तु विनिमय कहते हैं, जो पहले चलती थी, वस्तु के बदले वस्तु। पुराने जमाने में क्या होता था कि बार्टर सिस्टम होता था, पैसा इनकम तो चलती नहीं थी, ज़्यादा करेंसी वगैरह से नहीं थी, तो पहले लोग क्या करते, किसान वगैरह जो भी होते थे वो अपने कुछ गेहूं बाजरा दे देते, उसके बदले में उससे कुछ चीज़ ले लेते, मतलब वस्तु के बदले वस्तु। समझ पा रहे हो ना? यानी व्हेन एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस अमंग देमसेल्व्स विदाउट द यूज ऑफ मनी, देन सच सिस्टम इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ओके, फिर है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फिर मुद्रा आई, मनी आई, करेंसी आई, तो मुद्रा को परिभाषित करो, मुद्रा की डेफिनेशन क्या होती है, या फिर ऐसा मान लो कि मुद्रा कहते किसे हैं। तो मुद्रा से अभिप्राय उस वैधानिक वस्तु से हैं जिसका उपयोग सामान्यतया विनिमय माध्यम के रूप में किया जाता है, मतलब आपस में लेन देन के लिए आदमी, विनिमय माध्यम का मतलब भाई अपन ने किसी को पैसा दिया, बदले में कोई चीज ले ली। ठीक है ना? करेंसी मीन्स दैट लीगल टेंडर विच इज जनरली यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना? वो मुद्रा है भाई, और हर देश की अलग मुद्रा होती है, हमारे जैसे मुद्रा रुपया है। विनिमय का माध्यम क्या है? अभी जो अपन ने बात की कि विनिमय का माध्यम क्या है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो ध्यान रखें, मुद्रा है ना वो विनिमय का माध्यम है। भाई मैंने कहा कि ये मुझे पेन चाहिए, तो मैं शॉप पे गया कि पेन देना भाई साहब, तो पेन दिया तो वो कहेगा ला मुद्रा, तो मुद्रा के बदले ये मिला, मतलब ये मुद्रा है वो विनिमय का माध्यम है, मतलब कि जो मनी है वो मीडियम एक्सचेंज है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो ध्यान रखें कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है, क्योंकि ये विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करते, मीडिएटर है, एक व्यक्ति है और एक मैं हूं, हम दोनों को जो उसको पैसा दिया, चीज मिल गई, मीडिएटर का काम करिए, पैसा नहीं दूंगा तो नहीं मिलेगी चीज। ठीक है ना? ये चीज है। विनिमय की प्रक्रिया में मुद्रा किस प्रकार माध्यम का काम करती है, तो मुद्रा, अच्छा वो तो खैर हो गया, वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विनिमय की प्रक्रिया में मुद्रा किस प्रकार माध्यम का काम करती है, तो मुद्रा के माध्यम से वस्तुएं खरीदी बेची जा सकती है। ठीक है? और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जब अपन मुद्रा है तो उसके कोई चीज खरीदी और बेच दी तो ये माध्यम का काम कर गई ना। तो ये क्वेश्चन नंबर लगा देता हूं मैं आपके, जैसे ये 1 नंबर हो गया, वैसे नंबर पीछे से कर लेना, मैं तो यहाँ लगा रहा हूँ सिर्फ 2, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, अलग अलग 5 क्वेश्चन है इस पेज में, 6 क्वेश्चन है, सॉरी 6 क्वेश्चन है। ठीक है ना? तीसरा मतलब हाउ डज मनी एक्ट एज ए मीडियम इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, तो गुड्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड थ्रू मनी, बिल्कुल, तो मीडियम का काम, मीडिएटर काम कर गई। आधुनिक मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया है, क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है, हमारी सरकार ने कहा कि यहाँ पर रुपया चलेगा, इसलिए हर कोई मुद्रा को ऑथेंटिक मानता है। ठीक है ना? पहले क्या थे, जो राजा मर्जी से अपने सिक्के चला देते, थोड़ी सी जगह में कोई और सिक्का चले, कहीं राजा के चले गए वहाँ अलग सिक्का चले, लेकिन ऐसा नहीं, अब पूरे भारत में रुपया चलता है, ऐसा सरकार के द्वारा ऑथेंटिक अप्रूव्ड है वो। तो why is modern currency accepted as a medium of exchange, तो because the government of a country authorizes it, authority दी है गवर्नमेंट ने, इसलिए। ठीक है ना? इसलिए जो हमारे यहाँ पर है इसको जो है किसी भी हम आधुनिक मुद्रा को विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया सबके द्वारा। नेक्स्ट है ये वापस MCQ आ गया, ऐसे मिक्स डाल दिए। स्वयं सहायता समूह का संबंध है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो ग्रामीण लोगों का एक समूह होता है जो ऋण के क्षेत्र में मिलकर काम करते हैं। ये गांव में होते हैं, सभी लोग मिलके एक कोई थोड़ा पैसा की जरूरत होती है, इकट्ठा कर लेते हैं, फिर किसी गरीब को फिर वापस वो पैसा उनको देते हैं,
बहुत कम ब्याज में देते हैं, ये बहुत ज़रूरी भी है। ए ग्रुप ऑफ रूरल पीपल हु वर्क टुगेदर इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट, बहुत कम ब्याज में से किसी गरीब की बेटी की शादी करनी है या फिर घर में कोई काम पड़ गया तो ये लोग सब मिलके अपने पास पैसा रखते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, फिर वो धीरे धीरे वापस लौटा देता है। ऐसा सिस्टम चलता है, बहुत कम ब्याज लिया जाता है, क्योंकि अब वो गरीब व्यक्ति है, उसको बैंक भी लोन नहीं देगा। भाई बैंक लोन देता है, एक सोर्स होना चाहिए कि आपके इनकम का सोर्स क्या है, मैं किस बेस पर आपको लोन दूँ, लेकिन ये लोग तो उसके वहीं के रहने वाले हैं, तो ये उसको जानते हैं तो उसको पैसा दे देंगे। नेक्स्ट कुछ फिल इन ब्लैंक्स है, खाली जगह है कि भारत में रात की ठीक 8 बजे, पता होगा आपको, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे नवंबर 2016 में, ठीक है ना। तो नवंबर 2016 में 500 1000 के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था बीजेपी सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। और अगला ऑप्शन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। द बार्टर सिस्टम गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट यूजिंग मनी, बिल्कुल सही बात है, वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु होता है, तो बार्टर सिस्टम के अंदर मनी की जरूरत नहीं होती। और मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, मुद्रा जो है वो मीडिएटर का काम करती है ना, इंटरमीडिएट का काम करती है, इसलिए इसको विनिमय का माध्यम कहा जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, जो अपने पीछे क्वेश्चन में भी ले लिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से भी फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग या फिर वन लाइनर बनते हैं, जो अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ छोटे क्वेश्चन वापस हैं। बैंक से क्या मतलब, अपने मुद्रा की डेफिनेशन पढ़ी, हर छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, पर डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक से क्या मतलब है, मतलब आप व्हाट इज मीन्ड बाय बैंक, बैंक से क्या मतलब समझते हैं आप। तो बैंक वह संस्था है जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है तथा जो लोगों को ऋण देती है। सीधी सी बात है कि बैंक है, वहाँ पर अपन वो लाभ प्राप्त करने के लिए जमा स्वीकार करती है कि भाई आप पैसा दो, है, हम आपके पैसे की सिक्योरिटी रखेंगे, आपको बस पैसा जमा कर दिया, अब चाहे बैंक में चोरी क्यों ना हो जाए, आपको पैसा आपका सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। और इससे ये बैंक वाले भी प्रॉफिट कमा लेते हैं कि जैसे आप सपोज आपने जनता का पैसा इनके पास में सपोज 10 करोड़ रुपए जमा हो गए, तो 10 करोड़ से अपनी प्रॉपर्टी फेल काम करते रहते हैं बैंक का जो भी डायरेक्टर होता है, वो पैसा लगाते रहते हैं आगे से आगे, लेकिन अपने लिए भी सही है, अपने को भी एक पैसा सेफ जगह चला गया, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, ज़रूरत पड़ने पर लोन भी मिल जाएगा, ये सारी बातें बैंक में जो होती है। तो बैंक इज़ ए इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड विच गिव्स लोन टू पीपल, और जनता को लोन भी देती है। मांग जमा किसे कहते हैं भाई, कि हम जमा स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, ऐसी जमा जिसे जब चाहे चेक द्वारा निकाला जा सके, मांग जमा कहलाती है। अपना पैसा हम जब चाहे निकला सकते हैं चेक के द्वारा, ठीक है। आजकल तो एटीएम कार्ड वगैरह सब व्यवस्था हो गई। ए डिपॉजिट विच कैन विड्रॉ बाय चेक व्हेन एवर डिजायर्ड इज कॉल्ड, जैसे कि अपन ने कोई 10-12 लाख रुपए जमा करा रखे हैं और घर में फंक्शन है, ब्याह शादी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, चेक भर के 8-10 लाख का पैसा एक साथ निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है ना। एटीएम कार्ड की तो एक लिमिट होती है, लेकिन चेक से अपन पैसा निकाल सकते हैं पूरा। मुद्रा के कोई 2 आधुनिक रूप बताओ, यानी कि मेंशन इट 2 मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, तो वो है करेंसी और बैंकों में निक्षेप, जो अपन ने पीछे भी लिया। मॉडर्न रूप एक तो करेंसी चलती है और बैंक में पैसा जमा कराया जाता है, जो अपन पहले भी ले लिया। ये क्वेश्चन अलग है, बैंक चेक क्या है अथवा इससे आप क्या समझते हैं, अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसको हाईलाइट करना भूल गए थोड़ा, ये देख लेते हैं, ये है ना कि व्हाट इज बैंक चेक और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेक। तो चेक एक ऐसा कागज है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया चेक की डेफिनेशन। तो चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के व्यक्ति को रकम भुगतान करने का आदेश देता है। भाई जैसे आपने अपने पापा मम्मी का चेक देखा होगा, या आपके किसी का बैंक अकाउंट था, आपके खुद का भी, वहाँ पर एक नाम लिखा होता है चेक के अंदर, आजकल सिग्नेचर जहाँ होते हैं नाम, ऊपर अपना साइन होता है। साइन वही होने चाहिए जो आपने बैंक अकाउंट में जो साइन, डिट्टो साइन वही होना चाहिए। उस चेक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते, जैसे आपने किसी को चेक दिया तो उस पर आपने साइन कर दिया, पैसा लिख दिया, तो फिर वो उस जिसके भी खाते में डालेगा तो उसके खाते में पैसा आ जाएगा। तो लिखे नाम के व्यक्ति को, आपने अब किस व्यक्ति को दिया उस नाम लिखोगे आप उस पर कि मैं इस व्यक्ति को, जैसे कि आप भी हैं तो आपने एक को अगर पैसा दिया तो आप उसमें नाम लिखोगे, मैं एक को कितना रुपया दे रहा हूँ, नीचे साइन कर दिए। साइन वही होने चाहिए जो बैंक में किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये होता है, फिर इसी के खाते में पैसा जाएगा। तो चेक इज ए पेपर विच ऑर्डर द बैंक टू पे द अमाउंट फ्रॉम ए पर्सन अकाउंट टू द पर्सन नेम ऑन द चेक। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं 2 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन 2 सोर्स ऑफ क्रेडिट इन द फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। औपचारिक सेक्टर क्या है, देखो कि 2 बातें पूछी इसने कि कोई 2 स्रोत, कोई 2 सोर्स। तो औपचारिक क्षेत्र के अंदर
या फॉर्मल के अंदर कोई दो सोर्स कौन से हैं पैसा के, तो बैंक द्वारा लोगों को लंबे समय तक कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इन पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है। एक तो ये बात। दूसरी, सहकारी समिति, इसमें हेडिंग है बैंक, इसमें हेडिंग है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां कम ब्याज दरों पर कृषि कार्य हेतु, जो गांव में होती है ना सहकारी समितियां, वो अन्य प्रकार के कार्य, कृषि कार्यों के लिए भी प्लस अन्य कोई भी कार्य, जैसे अपने जानवरों के लिए, किसी के लिए भी कार्यों में ऋण उपलब्ध कराती है। तो मतलब ये दो स्रोत हैं। मतलब आपसे एग्जाम में आ जाए कि औपचारिक स्रोत फॉर्मल सेक्टर कौन से हैं, कोई दो ऐसे दो एग्जाम्पल दो जहां से हम फॉर्मल सेक्टर के जरिए पैसा ले सकते हैं। तो एक तो बैंक है ही, क्योंकि सभी बैंकों पर आरबीआई का कंट्रोल है, तो एक प्रॉपर वे में आपका ब्याज लगेगा, फिक्स पहले से ही पता होगा कि इतना चार्ज है, फिक्स है। और सहकारी समितियां जो गाँव में होती है वो भी बहुत कम ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड कराती है, जिसको अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, और एक बैंक है, ठीक है ना। ये सब अपन को दो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, ये आ गया अपने वही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं। इसके कोई दो लाभ बताओ, गाँव के अंदर होते हैं ये। तो इसके लाभ ये है कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में बहुत मदद करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द पोर एंड रूरल, क्योंकि गांव के लोग जो गरीब हैं, जिनको पैसों की जरूरत है, अब बैंक मैंने कहा नहीं देगा लोन उनको, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स कम है तो नहीं देगा। लेकिन ये जो गांव के लोग होते हैं, जो अपना ग्रुप करके पैसा इकट्ठा करते हैं, तो ये उनको जानते हैं, तो जानने की वजह से उनको पैसा दे देते हैं, फिर उस समय रहते हैं वापस, और टुकड़ों में कैसे तो ले लेते हैं लोग, ठीक है। फिर स्वयं सहायता समूह से महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी हो जाती है। खूब सारी महिलाएं जो हैं, थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन बिकम फाइनेंशियल सेल्फ डिपेंड बोल दो, सेल्फ रिलायंट बोल दो, क्योंकि खूब सारी महिलाएं जो खुद अपना काम करना चाहती है, सिलाई मशीन की दुकान लगाना चाहती है, फिर और भी खूब सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपना खुद का काम करना चाहती है, लेकिन उनके पास में पैसा नहीं है। तो फिर ये इन स्वयं सहायता समूह से 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, जो भी छोटा काम शुरू करती है, तो उनको पैसा मिल जाता है। फिर जैसे वापस पैसा आता है वापस दे देती है, तो खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती है। ये भी काफ़ी हेल्प है इन स्वयं सहायता समूह से, ठीक है। अगला है कि चेक क्या है, वो तो आपने पढ़ लिया, लेकिन ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम चेक क्यों और कैसे जारी करते हैं, वाई एंड हाउ डू वी इशू चेक। तो ये डेफिनेशन तो शुरुआती वही रहेगी कि चेक है ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति खाते पर लिखे मतलब खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक विशेष धनराशि का भुगतान करने का आदेश देता है। अब ये मेन चीज़ है कि हम मांग जमाओं के विरुद्ध चेक जारी करते हैं। भाई जो भी मांग जमा, आपकी मांग जमा है, उस पर ही चेक देते हैं। भाई जैसे आपका 50,000 रुपये खाते में जमा है, तो आप 50,000 से ज़्यादा का चेक थोड़ी भरोगे, चेक बाउंस हो जाएगा, ठीक है। जिससे बिना नकद लेन देन का प्रयोग किए सीधे भुगतान करना संभव होता है। डायरेक्ट इस खाते से उस खाते चला जाता है, वरना पहले पैसा निकालो, फिर वहाँ जाओ, उस फलाने की जिसको देना है उसके खाते अकाउंट नंबर पर्चियाँ भरो, उसमें डालो, वरना सीधा चेक दे दो, उसके खाते में डायरेक्ट चल जाएगा। चेक से भुगतान करने के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित धनराशि के लिए चेक काटता है। निश्चित का मतलब है जितना अमाउंट उसका उस बैंक में। पहली बात तो आपको चेक उसी बैंक से मिलेगा जिस बैंक में आपका खाता है, नो डाउट। और दूसरी बात वापस वो बैंक में भी उसी बैंक में लगेगा। और दूसरी बात ये है कि जितना आपका अमाउंट है उससे ज़्यादा का चेक आप काट दे तो चेक बाउंस हो जाएगा। ये सारी बातें अपन को ध्यान रखनी है। तो चेक हम कैसे जारी करते हैं पता चल गया। एक एक करेंसी का क्या अर्थ है स्पष्ट करो, बड़े क्वेश्चन आ जाएगी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ करेंसी। तो भारत में करेंसी या मुद्रा का जो आधुनिक रूप है वो करेंसी है, जिसमें कागज के नोट व सिक्के सम्मिलित। अपने भाई करेंसी में क्या क्या चलता है, कागज के नोट और सिक्के चलते हैं। इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि सरकार द्वारा ये मतलब ऑथेंटिक है, ये प्राधिकृत किया गया है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी को छापती है। ध्यान रखना, वैधानिक विनिमय के माध्यम के रूप में इसे इस्तेमाल करने के लिए स्वीकार करती है। भारत में किसी भी सौदे एवं लेन देन के लिए इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह है करेंसी का मीनिंग। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इन इंडिया इज करेंसी विच इंक्लूड्स पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। इट इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑथोराइज्ड है, इसलिए पूरे देश में चलता है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो प्रिंट्स करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडरशिप में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रह के आरबीआई नोट छापने का काम करती है एंड एक्सेप्ट इट फॉर यूज एज ए लीगल मीडियम ऑफ एक्सचेंज
इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड फॉर एनी डील एंड ट्रांजेक्शन इन इंडिया। कहीं पर भी पैसे को स्वीकार नहीं कर सकते कि ये मैं 10 का सिक्का नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? 10 का सिक्का चलता नहीं क्या? तो कोई ये नहीं कह सकता कि लेने, क्योंकि वो करेंसी कहीं पर भी चल सकती है, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारी अथोराइज्ड है। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की गतिविधियां बढ़ानी है तो कोई 3 सुझाव दीजिए। गिव एनी 3 सजेशन इंक्रीज द एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन रूरल एरियाज। सुझाव ये रहेंगे, सजेशन आपके ये रहेंगे। पहला सुझाव, बैंकों द्वारा सहकारी समितियों को सस्ती दर पर ऋण प्रदान करना चाहिए गांव में, ठीक है, यानी कि जो पैसा है वो थोड़ा प्रोवाइडिंग लोन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एट अफोर्डेबल रेट्स बाय बैंक्स। सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए, ब्याज दर भी कम होनी चाहिए और सस्ती दर होनी चाहिए, और कृषकों पर किसी भी प्रकार की अनुचित शर्त न लगाना ताकि सहकारी समिति के अधिकारी सदस्य बन सके। भाई कृषक है, किसान है, उस हर तरीके से बॉन्डिंग कर दो, ये होना चाहिए, ये नहीं होता ये कर देंगे, ये लाओ और ये लाओ, ऐसा आप जबरदस्ती अनुचित कोई शर्त वर्त मत लगाओ। किसान है, चुका देंगे। और वहीं लोकल रहने वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी गांव में होती है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? उसकी ज़मीन है, किसान के डॉक्यूमेंट वगैरह जमा हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इजीली उनको लोन मिलना चाहिए। बेफिजूल में चक्कर नहीं काटने चाहिए, चक्करबाजी बहुत होती है लोन में, ठीक है। तो ये सब 3 सुझाव आपके हैं। फिर है, बैंकों से आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है, किन्हीं 3 का उल्लेख करो, यानी कि व्हाट फैसिलिटी डू यू गेट फ्रॉम बैंक, मेंशन एनी 3। बैंकें आपको कौन कौन सी फैसिलिटी देती है? पहली बात तो ये कि बैंक है वो मांग जमा की सुविधा, ये हेडिंग है, मांग जमा की सुविधा, यानी कि डिमांड डिपॉजिट फैसिलिटी। दूसरा, चेक द्वारा भुगतान की सुविधा, यानी कि फैसिलिटी ऑफ पेमेंट बाय चेक। और तीसरा, ऋण देना, हमें लैंडिंग ऋण भी देती है। ये 3 लोन प्रोवाइड करती है, 3 चीज़ें हमारे लिए हैं। बैंक की फैसिलिटी यही है। मांग जमा की सुविधा है, मतलब हम अपनी अतिरिक्त नगद राशि को बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा करा सकते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार कर लेती है और इस पर सूद भी देती है। सूद का मतलब है हमें कुछ इंटरेस्ट भी देती है। डिपॉजिट ऑल्सो पे इंटरेस्ट ऑन देम। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है। लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। जब जरूरत तो आवश्यकता अनुसार पैसा निकाला भी जा सकता है। यानी इन दिस वे पीपल्स मनी रिमेन्स सेफ विद द बैंक्स और पीपल ऑल्सो हैव द फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी एज पर देयर नीड। अगला, चेक द्वारा भुगतान भी है क्या? यस। बैंक हमें अपने खाते से नकद राशि निकालने के बजाय चेक से भुगतान की सुविधा भी देती है। सबसे बेस्ट है, कागजी कार्रवाई कम। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड अस फैसिलिटी टू पेमेंट बाय चेक इंस्टेड ऑफ विड्रॉ कैश फ्रॉम आवर अकाउंट। ऋण देना, लोन देती है। मैं यहाँ पर आप लिख सकते हो लोन फैसिलिटी। लोन में क्या होता है कि बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच में मध्यस्थता का भी काम करते हैं। सपोज आपने 30 से 1 लाख रुपए जमा करा रखे हैं, ठीक है, और या फिर आपका लेन देन बैंक में होता रहता है, जमा चाहे कितने भी नहीं हो, 2 लाख 5 लाख भी क्यों ना हो, 50,000 भी क्यों ना हो, 5-10 सालों से बैंक के बीच में, बैंक से आपके रिश्ते हैं, मतलब बैंक में आपका खाता है, पैसा निकालते हो डालते हो, तो आप पर बैंक को विश्वास भी है। वो इनकम ऑफ सोर्स देख लेती है कि भाई इस बंदे के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, लगातार पैसा आता भी है, वापस यूज़ करता है, आता है, यूज़ करता है, तो फिर आपको वो लोन भी दे देता है। जैसे आपके खाते में तो 1 लाख रुपए जमा है, लेकिन वो भी आप निकाल लिए, अब कुछ भी जमा नहीं है, लेकिन आपको पैसों की ज़रूरत है 20-1 लाख की, तो हो सकता है 10-15 लाख का लोन दे दे बैंक, 20 लाख का भी दे दे, क्योंकि वो आपकी गुडविल पर, आपके विश्वास पर और आपके इनकम ऑफ सोर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है, ये भी हमें सुविधा मिलती है बैंक से। एक है कि बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कि आप इस कथन से सहमत है, अपने मत की विवेचना करो। बैंक्स यूज ए लार्ज portion of deposit to make loans. Do you agree with this statement? Discuss your opinion. बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, हम इस तथ्य से सहमत है कि बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण के लिए, मतलब लोन देने के लिए इस्तेमाल कर। ऋण का मतलब लोन है। यहाँ पर बैंक लोगों से उनकी अतिरिक्त बचतों को उनका खाता बैंक में खोलकर जमाओं के रूप में स्वीकार करती है, खाता खोल के पैसा ले लेती है, फिर इन्हीं जमाओं के माध्यम से लोगों को लोन भी देने का कार्य करती है। बैंक जमाओं पर कम ब्याज देते हैं और ऊंची दर पर लोगों को ऋण देते हैं। आपके पैसा जो जमा है उसका तो ब्याज कम देगी, क्यों? क्योंकि आपकी सिक्योरिटी भी तो ये रख रहे हैं ना, पैसा चोरी वोरी नहीं होगा, सब कुछ इसी की गारंटी नहीं गारंटी है। लेकिन जब आप इनसे लोन लोगे तो ब्याज दर ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना है ना। तो ये ऊंची दर होगी और इन जमाओं का कुछ भाग बैंक जमाओं के रूप में रखकर शेष राशि को बैंक ज़रूरतमंद लोगों को उधार देता है। भाई सपोज बैंक के पास में कोई 5-10 करोड़ रुपए तो रहने चाहिए 15% कैश के रूप में, बाकी लगभग अपने पास बैंक के पास जो पैसा आता है वो लोन देने की कोशिश करती है, ताकि लोन से ही तो इनकम है बैंक को,
ये ध्यान रखना। बैंक इन लोगों से ऋण पर ब्याज वसूल करता है और ऋण प्रदान करना बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे बैंक को आय प्राप्त होती है, ठीक है, इनकम प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रखना, प्रोवाइडिंग लोन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बैंक फ्रॉम विच द बैंक गेट्स इनकम। अगला, औपचारिक स्रोत और एक अनौपचारिक स्रोत, ये पढ़ लो, जबरदस्त क्वेश्चन है। फॉर्मल सोर्स सेक्टर कौन से होते हैं और अनफॉर्मल सेक्टर कौन से होते हैं? इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या आता है? इसके अंतर्गत ऋण के वे स्रोत सम्मिलित होते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। इन्हें सरकारी नियमों व विनियमों का पालन करना पड़ता है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में बैंक व सहकारी समितियां हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज पर नजर रखता है। ऋण के औपचारिक स्रोतों का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक लाभ भी होता है। इन स्रोतों से ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो जाता है और ऋण के औपचारिक स्रोत ऋण लेने वाले समक्ष कोई अनुचित शर्त भी नहीं लगती। सरकारी मामला है, गवर्नमेंट नजर रखती है, आरबीआई पूरा कंट्रोल करती है। और आप किसी बैंक से लोगे तो बैंक के ऊपर आरबीआई कंट्रोल करती है, मनमर्जी से ब्याज की दर नहीं लगा सकते। तो अंडर दिस दो सोर्स ऑफ क्रेडिट आर इंक्लूडेड विच आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट और दे हैव टू फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटरिंग करती है फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इज नॉट ओनली टू अर्न प्रॉफिट बट ऑल्सो प्रोवाइड सोशल बेनिफिट्स। और लोन from these sources becomes available at low interest rates और formal sources of credit do not impose any unfair condition on the, जो भी लेने वाला है borrower उसके ऊपर कोई भी अनफॉर्मल कोई कंडीशन नहीं डालती अनफेयर, तो ये भी होगा। ये पाबंदी है, कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, आराम से लोन मिल जाता है। ये जो भाई साहब है ये वाले अनौपचारिक है, ये अनऑफिशियल की बजाय आप इसको इनफॉर्मल कर लो, है ना। इनफॉर्मल ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि आपके नाम जो लिखा होता है ना वो सही रहता है, या फिर नॉट फॉर्मल ऐसा मान लो। तो इसके अंतर्गत वे छोटी और छुटपुट इकाइयाँ सम्मिलित होती है जो प्राय सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है। गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। यद्यपि इनके लिए भी सरकारी कुछ नियम, ऐसी बात नहीं है, परंतु उनका पालन किया नहीं जाता। ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार आते हैं, व्यापारी आते हैं, नियोक्ता आते हैं, भूस्वामी आते हैं, रिश्तेदार, मित्र, ये सब आते हैं। मन मर्जी की रेटें होती है, कहीं पर दो का ब्याज, 3 का ब्याज, 1.5 का ब्याज, 1 का ब्याज, है ना। ऋण के अनौपचारिक स्रोत का उद्देश्य लाभ कमाना होता है बस। इन स्रोतों से ऋण महंगी ब्याज दर पर भी उपलब्ध होती है। ये साहूकार, व्यापारी लोग ब्याज का धंधा करते हैं खूब सारे, ठीक है। और ऋण के अनौपचारिक स्रोत ऋण लेने वाले के समक्ष ऊंची ब्याज दरों के अतिरिक्त कई कठोर शर्तें भी लगाते हैं। अगर नहीं दिया 1 साल में तो जस्ट डबल ब्याज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी लफड़े हैं इसमें। ये इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है। गवर्नमेंट की कोई पाबंदी नहीं है, गवर्नमेंट के लीडरशिप में भी नहीं आते। तो ये था भाई चैप्टर, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर था आपके। काफ़ी बड़ा ज़रूर था लेकिन बहुत सिलेक्टिव मैंने क्वेश्चन लिया, आपको मज़ा आएगा पढ़ के। वेरी सिलेक्टिव क्वेश्चन, जहाँ तक है पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाने चाहिए। ढंग से पढ़ो, 1-2 चैप्टर्स के और बचे हैं, फिर कंप्लीट अपनी इकोनॉमी हो जाएगी। उसके बाद में हिस्ट्री पॉलिटी भी उठा लेंगे, चिंता नहीं करें, बस पढ़ते जाओ। बहुत जल्दी अपना इसी महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन फुल स्पीड से करनी है आपको, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट कर देना, सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है।